पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप लोगों को शायद मालूम होगा, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। भारतीय सेना में आने के कई रास्ते हैं। सबसे पहले शुरू होता है एनडीए के थ्रू। इसमें कैडेट एनडीए ज्वाइन करते हैं। एनडीए से एक बीटेक की डिग्री हासिल करके फिर वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आते हैं और वहाँ से कमीशन होकर ऑफिसर बनते हैं। इसके अलावा एक एंट्री है जो कि 12वीं के बाद टेक्निकल आर्म्स में 3 जगह पर ट्रेनिंग होती है, पूना में, सिकंदराबाद में और मऊ में। वो कैडेट पहले यहाँ आते थे ट्रेनिंग के लिए। वो 12वीं के बाद आते हैं और एक इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद कमीशन होकर वो अफसर बन जाते हैं। इसके अलावा टेक्निकल के तौर पे एक और एंट्री है जिसको टेक्निकल एंट्री बोलते हैं, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डायरेक्टली आईएमए में रिपोर्ट करते हैं। उसके थ्रू वहाँ से कमीशन होके वो सभी आर्म्ड और सर्विस में वहाँ से चले जाते हैं टेक्निकल कार्य के लिए। इनके अलावा रेगुलर एंट्री में फिर अगला है शॉर्ट सर्विस एंट्री, जो कि कुल मिला के 9 साल के लिए एक युवक या युवती भारतीय सेना में ऑफिसर की नौकरी पे आते हैं। जो उनमें से सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो रेगुलर सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ जो उस मेरिट में नहीं आ पाते हैं उनको अवसर दिया जाता है कि और 5 साल वो इसी तरह आगे और नौकरी कर सके। तो कुल मिला के अधिकतम 14 साल तक वो नौकरी कर सकते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट जो सिविल से फौज में आने का तरीका। इसके अलावा फौज की अपनी एंट्री है 2, जिसमें कि कई काबिल और प्रयत्नशील जो हमारे सैनिक हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि वो एसएसबी में अपेयर करें, और अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनकी भी ऑफिसर ट्रेनिंग आईएमए देहरादून में आर्मी कैडेट कॉलेज के थ्रू उनको भी 3 साल का फिर ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। उसके बाद उनकी ऑफिसर की ट्रेनिंग जैसे बाकी कैडेट्स की होती है उस तरह उनको भी ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। इसके अलावा एक स्पेशल कमीशन है जिसमें कुछ ऐसी असाइनमेंट है आर्मी में जिनके लिए उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है। उन कामों के लिए उन ऑफिसर्स को स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है। उनकी जो कार्य अवधि है थोड़ी छोटी होती है। एक तो उनका सिलेक्शन होने का टाइम लेट होता है, तो उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी होती है, तो फौज के मुताबिक उनके पास थोड़ा कम समय होता है। उनको स्पेशल कमीशन ऑफिसर बोलते हैं। तो कुल मिला के ये तरीके हैं आने के। और एसएसबी का तरीका भी, इनका शॉर्ट सर्विस टेक्निकल में आने का तरीका आपने पूछा था। ये सब वो युवक और युवती हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियर के भी अलग अलग मापदंड दिए जाते हैं, किस किस कैटेगरी की वैकेंसी अनाउंस की जाती है पहले से कि हमको इतने सिविल इंजीनियर, इतने इलेक्ट्रिकल, इतने मैकेनिकल, इतने कंप्यूटर, इतने टेक्सटाइल, हर किस्म के वैकेंसी बताई जाती है। उसके मुताबिक वो सब लोग एसएसबी में अपेयर होते हैं। एसएसबी पास होने के बाद उनके जो एसएसबी में जो उनके मार्क्स आते हैं और जो ग्रेजुएशन में उनके मार्क्स रहे थे उन सबको मिला के उनकी मेरिट बनाई जाती है। उसके बेसिस पे वो यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं। साथ साथ तवज्जो और प्राथमिकता एनसीसी कैडेट्स को भी दी जाती है, जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया होता है। वो भी डायरेक्ट एसएसबी के बाद यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आ सकते हैं। रुकती नहीं चलती रहती है नियति नटी के कार्यकलाप। उसी तरह से जैसे जिंदगी है वैसे युद्ध है। युद्ध में भी कोई चीज़ स्थिर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल यूक्रेन और रशिया के बीच में नए नए तकनीक आ रहे हैं, नए नए तौर तरीके, सब चीज़ें आ रही हैं। हम लोग आर्मी में जहाँ पर भी कोई दुनिया में कहीं कोई लड़ाई या कुछ हो रहा होता है, हम उसका बहुत गहरे रूप से अध्ययन करते हैं इस चीज़ के लिए कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि किसी और की गलती से आप सीख लीजिए जिससे पहले कि आप उस गलती को दोहराएं। तो उस तरह से हमारी स्पेशलिस्ट टीम्स हैं जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्मी में एक ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। उनका मेन फोकस ही इन चीज़ों पे है कि ट्रेनिंग
में क्या सुधार लाया जाए, ट्रेनिंग में क्या नया एलिमेंट डाला जाए, जिससे कि हम अपने आप को भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार कर सकें। तो उस अध्ययन जो स्पेशलिस्ट लोग उसको करके हमारे तक वो मैसेज भेजते हैं कि अब आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा जोर डालिए, आप इन चीज़ों को भी कवर कीजिए। कुछ एक उदाहरण जैसे मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ पर हम एकेडमी में एक अभी यूक्रेन युद्ध को देखकर अभी हम एक ड्रोन क्लब शुरू करने वाले हैं, जिसमें ना केवल ड्रोन बनाने और ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण होगा, उनको युद्ध जैसी चुनौतियों के साथ उनका आपस में इस पे कंपटीशन भी होगा आने वाले दिनों में। तो उस चीज से ये हमने सीखा है यूक्रेन से। इसी तरह से हम एक साइंटिफिक लैब बना रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि लोग 3D प्रिंटिंग के जरिए फील्ड एरिया में कोई भी उपकरण का कोई हिस्सा कोई टूट जाता है, वो खुद ही उसके डिजाइन के हिसाब से उसको फील्ड एरिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि इक्विपमेंट को वापस ना आना पड़े। तो ये सब चीजें यहाँ वो सीखेंगे तो ही जाके फील्ड में उसको अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ आपने जैसे पूछा और वो सवाल इन सज्जन से भी मेल खाता है, आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तकरीबन 170 की, आज जो पास आउट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये नंबर 380 दुगने से भी ज़्यादा होने वाला है। वो भी इसी चीज़ को दर्शाता है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की जो अहमियत बढ़ रही है आर्मी के हर फील्ड में, उससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं और हम भी अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, BMT। तो उन सब लोगों को सशस्त्र किया जाता है एक इन्फेंट्री प्लाटून को कमांड करने की लड़ाई में क्षमता। इसके बाद जैसे ही वो कमीशन हो जाते हैं, वो हर एक अपने अपने आर्म और सर्विस में जाते हैं। वहाँ जाके फिर उनकी दोबारा से एक और ट्रेनिंग शुरू होती है। जिस टास्क जो उन्होंने आगे लड़ाई में करना है, उसके लिए उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग उसके बाद दी जाती है, जो अपने आप में 6 महीने से लेके 3 साल तक की हो सकती है। तो उसमें वो जितने भी उनके निपुणता वहाँ हासिल करते हैं, वो उन सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल करने के लिए। वरना यहाँ पे हमारी तैयारी सिर्फ बेसिक प्लाटून कमांड करने की है। अब व्यक्तिगत रूप पे ये बताना चाहूँगा कि मैं और मेरी जनरेशन जो है, हम सूर्यास्त की तरफ और बढ़ रहे हैं, और ये जो आने वाली पीढ़ी है वो भारत का सूर्योदय है। हमारे समय पे जो भारत की स्थिति थी और जो हमारे पास व्यवस्था थी या अपॉर्चुनिटी थी, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ सब चीज़ों की आज आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन मात्र अपॉर्चुनिटी होने से युवा का उत्थान नहीं होने वाला है। युवा को आगे बढ़ के इन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए उनको अपने आप को सक्षम करना पड़ेगा। अगर अपना समय वो सही तरीके से उसको लगाएं तो हमारा युवा क्या नहीं कर सकता। लेकिन वही युवा अगर अपने आप को कहीं इस प्रतिबिंब में या इस दिखावे में कहीं गुम हो गया, तो वो हमारे लिए बहुत दुखद, भारत के भविष्य के लिए बहुत दुखद होगा। तो मैं तो सिर्फ यही अपील करूंगा युवा को कि आगे बढ़िए। आपके पास सारे साजो सामान, अवसर और अवेलेबल हैं, आप उसको पकड़िए और इस देश को जहाँ तक हम ला सके हमने किया। अब आपकी पीढ़ी है जो इसको और आगे लेके जाएगी।